दोस्तों, एक ऐसी आर्ट फॉर्म जिसने जापान की सड़कों से निकलकर पूरी दुनिया के एंटरटेनमेंट लैंडस्केप को बिल्कुल बदल कर रख दिया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी कल्चरल जगरनॉट की कहानी को समझेंगे, इसके मैकेनिक्स को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि आखिर एनिमे पूरी दुनिया पर राज कैसे कर रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर के एजेंडा पर एक नज़र डालते हैं। हम बात करेंगे कि आखिर एनिमे क्या है, मांगा के गॉड कहे जाने वाले तेजुका के बारे में, इसके पर्दे के पीछे के प्रोडक्शन प्रोसेस, अलग अलग ऑडियंसेस के जॉनराज और आखिर में इसके एक ग्लोबल पॉप कल्चर टाइटन बनने के सफर पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, आखिर एनिमे क्या है। ओके, तो अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। वैसे जापान में एनिमे का मतलब सिर्फ और सिर्फ एनिमेशन होता है, चाहे वो कहीं का भी हो। पर दुनिया भर के लिए ये एक बहुत ही स्पेसिफिक, हाईली डिटेल्ड और इमोशनली कॉम्प्लेक्स आर्ट मीडियम है। देखिए, वेस्टर्न कार्टून्स अक्सर यूएसए या यूरोप से आते हैं। इनकी आर्ट थोड़ी सिंपल होती है और मोस्टली इनकी टारगेट ऑडियंस बच्चे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जापानीज एनिमे, यह सच में हर उम्र के दर्शकों के लिए बनता है। इसका आर्ट स्टाइल काफ़ी स्टाइलाइज्ड होता है और स्टोरी टेलिंग ऐसी कॉम्प्लेक्स होती है कि आप बिल्कुल इसमें खो जाएंगे। और इसकी विजुअल स्टोरी टेलिंग तो सच में नेक्स्ट लेवल होती है। एनिमेटर्स अपनी बात कहने और इमोशन दिखाने के लिए एक पूरी विजुअल लैंग्वेज का यूज करते हैं, जैसे बहुत बड़ी और इमोटिव आंखें, एग्जैजरेटेड फेशियल एक्सप्रेशंस और हाँ, घबराहट दिखाने के लिए वो आइकॉनिक पसीने की बूंद। गुस्सा आए तो चेहरे पर लाल नसें दिखने लगती हैं और कॉमेडी सीन्स में कैरेक्टर्स अचानक से उन छोटे क्यूट चिबी फिगर्स में बदल जाते हैं। इसके अलावा इसमें सिनेमैटिक कैमरा पैनिंग और जूमिंग का इतना जबरदस्त यूज होता है कि लगता ही नहीं कि हम कोई एनिमेशन देख रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई लाइव एक्शन हॉलीवुड फिल्म चल रही हो। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, ओसामू तेजुका, जिन्हें मांगा का भगवान कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि एनिमे का ये एवोल्यूशन आखिर हुआ कैसे था। 1917 में जापान की पहली कमर्शियल एनिमेशन आई थी, जो बहुत ही बेसिक और साइलेंट थी। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1948 में टोई एनिमेशन की शुरुआत हुई। लेकिन असली गेम चेंजर आया 1963 में, जब एस्ट्रो बॉय ने टेलीविजन पर डेब्यू किया और धूम मचा दी। और फिर 1990s आते आते इवेंजेलियन और सेलर मून जैसे शोज ने इंटरनेशनल मार्केट में ऐसी आग लगाई कि एनिमे सच में एक ग्लोबल फिनोमिनॉन बन गया। और क्या आपको पता है, इसका सफर इतना रिच और इन्फ्लुएंशियल रहा है कि आजकल एकेडमिक जर्नल्स में एनिमे के एवोल्यूशन पर प्रॉपर डीप रिसर्च की जाती है। ये अब सिर्फ टाइम पास या एंटरटेनमेंट नहीं रहा दोस्तों, बल्कि एक बहुत ही डीप सोशियो कल्चरल सब्जेक्ट बन चुका है, जिसे दुनिया भर के स्कॉलर्स काफी सीरियसली स्टडी कर रहे हैं। इस पूरे रेवोल्यूशन के पीछे जिस इंसान का मास्टरमाइंड था वो थे ओसामू तेजुका। इन्हें लोग प्यार से द गॉड ऑफ मैंगा और यहाँ तक कि जापान का वॉल्ट डिज्नी भी बुलाते हैं। इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के मांगा और एनिमे लैंडस्केप को पूरी तरह से रीडिफाइन कर दिया था। उनका खुद का बैकग्राउंड मेडिकल साइंस में था और उनकी सिनेमैटिक विजन इतनी क्लियर थी कि उन्होंने इस आर्ट फॉर्म में जो डिटेल्स और डेप्थ डाली वो आज भी बेमिसाल मानी जाती है। और तेजुका का वही सबसे आइकॉनिक क्रिएशन था, एस्ट्रो बॉय। 1963 में आया ये शो जापान का पहला डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड टीवी एनिमे था। एक मजेदार फैक्ट बताओ, कहा जाता है कि एक अमेरिकन जीआई के साथ एक फ्रस्ट्रेटिंग कॉन्वर्सेशन के बाद तेजुका कोई आइडिया आया था। एस्ट्रो बॉय ने साइंस फिक्शन को ह्यूमन इमोशंस के साथ इतने ब्रिलियंट तरीके से ब्लेंड किया कि जापान में लिटरली एक नया क्रेज शुरू हो गया। इसी शो ने आने वाले सारे एनिमे के लिए फाउंडेशन सेट कर दी थी। अब आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, एनिमे प्रोडक्शन का प्रोसेस। आखिर पर्दे के पीछे ये सब जादू होता कैसे है। अगर आपको लगता है कि एनिमेशन आसान है, तो जरा जापानीज स्टूडियोज के डिसिप्लिन्ड वर्कफ्लो पर एक नजर डालिए। ये लिटरली एक हाईली सिंक्रोनाइज्ड रिले रेस की तरह चलता है। सबसे पहले प्लानिंग होती है, जहां कॉन्सेप्ट्स, टारगेट ऑडियंस और रेवेन्यू मॉडल डिसाइड होता है। फिर आता है प्री प्रोडक्शन, जहां स्टोरी बोर्ड्स और डिटेल्ड लेआउट्स बनते हैं। उसके बाद इन डिजाइन्स पर बेस करके असली एनिमेशन यानी प्रोडक्शन होती है और एंड में पोस्ट प्रोडक्शन में साउंड, म्यूजिक और एडिटिंग का जादू डाला जाता है। तो इस रिले रेस में सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? वो है इनकी डीप स्पेशलाइजेशन। स्टूडियो में हर एक डिपार्टमेंट बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है और वहां काम करने वाला हर इंसान अपने क्राफ्ट का मास्टर होता है। पर इसके बावजूद पूरी टीम के दिमाग में फाइनल विजुअल विजन बिल्कुल क्लियर होती है। सभी को पता होता है कि उनके पिछले प्रोसेस में क्या हुआ है और अगले स्टेज पर क्या होने वाला है। ये जो आपस में कंसेंसस और केयरफुल जजमेंट का कल्चर है ना, इसी वजह से एनिमे की क्वालिटी सालों से हमेशा टॉप नॉच रहती है। अब मैं आपको एक बहुत ही सरप्राइजिंग इंडस्ट्री सीक्रेट बताता हूं। अमेरिकन एनिमेशन में ना
आमतौर पर एक्टर्स अपनी वॉइस पहले रिकॉर्ड करते हैं और फिर एनिमेटर्स उस वॉइस के हिसाब से एनिमेशन और लिपसिंग बनाते हैं। लेकिन जापान में उन्होंने इस रूल को बिल्कुल पलट दिया है। एनिमे में एनिमेशन लगभग पूरी होने के बाद ही वॉइस एक्टिंग रिकॉर्ड की जाती है। ये तरीका कैरेक्टर्स के विजुअल्स और उनके रॉ इमोशंस को पहले सेट होने देता है और फिर वॉइस एक्टर्स उस विजुअल एनर्जी से मैच करते हुए बिल्कुल परफेक्शन के साथ अपना डायलॉग डिलीवर करते हैं। है ना कमाल की अप्रोच? चलिए अब अपने चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, हर दर्शक के लिए अलग अलग जॉनरेस। वैसे एनिमे की एक और खासियत ये है कि इसमें सच में हर एज ग्रुप और इंटरेस्ट के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। इन्होंने अपनी डेमोग्राफिक्स को बहुत स्मार्टली डिवाइड किया हुआ है। जैसे छोटे बच्चों के लिए कुडोमुके होता है, जिसमें दोस्ती और मॉरल सिखाए जाते हैं। टीन बॉयज़ के लिए आता है मशहूर शोनेन जॉनरा, जहां पर इंटेंस एक्शन, एपिक बैटल्स और एडवेंचर का हेवी डोज मिलता है। टीन गर्ल्स के लिए शोजो जॉनरा बनाया गया है, जो डीप रिलेशनशिप्स, ड्रामा और रोमांस पर फोकस करता है। और अगर आप थोड़े डार्क, मैच्योर, साइकोलॉजिकल और कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स ढूंढ रहे हैं तो अडल्ट्स के लिए सेनेन एनिमे बिल्कुल परफेक्ट चॉइस हैं। और इन्हीं कैटेगरीज में आजकल एक और फिनोमिनन बहुत ही ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, जिसे कहते हैं आइसेकाई। इसका सीधा सा मतलब है दूसरी दुनिया। इसमें होता यह है कि एक बिल्कुल ऑर्डिनरी सा रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाला इंसान अचानक से किसी मैजिकल फैंटेसी वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और अक्सर इस ट्रांसपोर्ट के पीछे उस इनफेमस ट्रक्कुन का हाथ होता है। नई दुनिया में पहुंचते ही इन आम कैरेक्टर्स को ऐसी गजब की चीट पावर्स मिल जाती हैं जो उन्होंने कभी रियलिटी में नहीं सोची थीं। ये सच में एस्केपिज्म और एंटरटेनमेंट का एक बेहतरीन तरीका बन चुका है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, कैसे एनिमे एक ग्लोबल पॉप कल्चर टाइटन बन गया। अगर हम एनिमे के इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस की बात करें तो जापान की मिट्टी में जमी इन जड़ों ने अब अपनी ब्रांचेस इतनी दूर तक फैला ली हैं कि इनका असर सीधा बड़ी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स, ग्लोबल वीडियो गेम्स और आजकल के नए वेस्टर्न कार्टून्स पर साफ देखा जा सकता है। ये मीडियम सच में अब सिर्फ एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि एक वर्ल्ड वाइड क्रिएटिव फोर्स बन चुका है जिसने पूरी पॉप कल्चर को अपनी लपेट में ले लिया है। अब देखिए, एक बहुत ही गहरी बात है जो इस पूरे कल्चर को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समराइज करती है। फैंस हमेशा इस फैक्ट को मानते हैं कि ड्रैगन बॉल से बड़ा और इन्फ्लुएंशियल शोनेन आईपी शायद ही कोई और हो सकता है। अगर ड्रैगन बॉल नहीं होता तो सोचिए, शायद आज हमारे पास माय हीरो एकेडमिया या डीमन स्लेयर जैसे एपिक शोज ही नहीं होते। वो जो पहली बार सुपर सायन का ट्रांसफॉर्मेशन स्क्रीन पर आया था ना, उसने लिटरली आने वाले हर शोनेन एनीमे के लिए एक्शन और इमोशन का एक अनटचेबल बेंचमार्क सेट कर दिया था। उस एक मोमेंट ने पूरे के पूरे जॉनरा का डीएनए ही बदल कर रख दिया। और अगर हम इसके कल्चरल और फाइनेंशियल इम्पैक्ट की बात करें तो नंबर्स बिल्कुल शॉक करने वाले हैं। गुंडम ने ऐसी मैसिव मर्चेंडाइजिंग मॉडल स्टार्ट की थी जिसने पूरे टोक्यो के आखिहाबारा डिस्ट्रिक्ट का लैंडस्केप ही चेंज कर दिया। फिर स्टूडियो जिब्ली की स्पिरिटेड अवे ने जाकर सीधा एकेडमी अवार्ड यानी ऑस्कर जीत लिया। और अभी हाल ही में डीमन स्लेयर की मूवी ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर ऐसी सुनामी लाई कि सिर्फ 10 दिनों में $95.3 मिलियन ग्रॉस कर लिए। और आज जो हम दुनिया भर में मैसिव कॉमिक कॉन्स और ये ह्यूज कॉस्प्ले कल्चर देखते हैं, वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि ये फैंडम कितना पावरफुल हो चुका है। तो दोस्तों, इतनी सारी चर्चा और इस गहरे सफर के बाद एक आखिरी बड़ा सवाल हमारे दिमाग में आता है। आजकल हम क्लियरली देख रहे हैं कि वेस्टर्न क्रिएटर्स भी तेजी से एनिमे के इस डिटेल्ड आर्ट स्टाइल और कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग मैकेनिक्स को अपना रहे हैं। तो क्या आज ग्लोबल एनिमेशन और जापानीज एनिमे के बीच का वो क्लियर कट डिस्टिंक्शन धीरे धीरे धुंधला पड़ता जा रहा है? क्या इन दोनों के बीच अब कोई फर्क बचा भी है? इस पर जरूर सोचिए। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे इस अमेजिंग आर्ट फॉर्म के पर्दे के पीछे की दुनिया को समझने में आपको बहुत मजा आया होगा।